हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 16 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरीज़ वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लेन कुरेन, जियांग फेनमियांग और मैडम यू को लेन क्लैन बुलाते हैं गूसू में। और वो जब जियान फेनमियांग और मैडम यू गूसू आते हैं तो लेन कुरेन उनसे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वीइंग, वांगजी और वो बाद बाकी के जितने भी बैंस वहाँ यीलिंग में रह रहे हैं वो उन्हें लेन क्लैन में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सब लोग लेन क्लैन में आकर रहें। जियांग फेनमियांग और मैडम यू शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि लेन वांगजी प्योर हंगुन जोन वीइंग के साथ हीलिंग में रह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सुख सुविधा नहीं है। वो इतने अमीर क्लैन से हैं, इतना अमीर है ये क्लैन, लेन क्लैन। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए इतने सारे सर्वेंट हैं। वो इन सर्वेंट्स को छोड़कर उनकी बेटी के साथ क्यों रह रहे हैं? उनको इस बात पर थोड़ा सा डाउट होता है। वो पूछना चाहते थे लेकिन वो पूछते नहीं हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद जियांग फेनमियांग और मैडम यू को उनका क्वार्टर दिखा दिया जाता है। वो 2 दिन बाद गूसू से जाएंगे वापस से जियान क्लैन। वो 2 दिन और यहाँ गूसू में रुकना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि लेन कुरेन, मास्टर लेन उन्हें कौन सी जगह देने वाले हैं बैंस को रहने के लिए। वो ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं और वो बैंस के लिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो सारे बैंस इनोसेंट हैं। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वांगजी और वीइंग एक साथ बैठे हुए थे डिनर करने के बाद। और वांगजी अपने गुचिन से सॉन्ग प्ले कर रहा था वीइंग के लिए क्योंकि वीइंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसको ना नींद नहीं आ रही थी, उसको एक बेचैनी सी घबराहट सी हो रही थी और उसको ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जबकि इतनी गर्मी थी नहीं मौसम में। थोड़ा थोड़ा विंटर का मौसम आ चुका था और गर्मी का मौसम जा चुका था। समर विंटर आने वाली थी लेकिन वीइंग को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इस वजह से वांगजी उसको कंफर्ट करने के लिए बाहर हिल पर लेकर आया था। वो वहाँ पर उसे बिठाता है एक जगह पे देख करके, उसके लिए एकदम सेफ जगह देख करके वो उसे वहाँ पर बिठाता है वीइंग को और फिर अपनी गुचिन निकाल के सॉन्ग प्ले करने लगता है। तभी वीइंग उस सॉन्ग को सुनते हुए वांगजी से पूछता है, लेंजा इस सॉन्ग का नाम क्या है और ये किसने लिखा है? वांगजी कहता है धीरे से, ये मैंने लिखा है। और इसका नाम तुम बताओ, इसका नाम क्या रखूँ मैं? मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। तब वीइंग कहता है, क्या सच में तुमने ये सॉन्ग लिखा है? ये सॉन्ग तुमने किस लिए लिखा है और किसके लिए लिखा है? तब वांगजी कहता है कि ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए लिखा है और ये सॉन्ग मैं तुम्हें पहले भी सुना चुका हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो। तब वीइंग कहता है कि हाँ मुझे याद है, ये सॉन्ग तुमने मुझे पहले भी सुनाया था। और वांगजी, लेंजा तुमने अभी तक इसका नाम क्यों नहीं रखा? मुझे पता है तुमने इसका ज़रूर कोई नाम रखा हुआ है, बताओ ना। तब वांगजी कहता है कि मैंने एक नाम सोचा तो है लेकिन पता नहीं वो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। तब वीइंग कहता है कि बताओ ना तुमने इसका क्या नाम रखा है, प्लीज़ लेंजा मुझे बताओ। और वो वांगजी से रिक्वेस्ट करने लगता है उस सॉन्ग का नाम बताने के लिए। तब वांगजी कहता है धीरे से, मैंने इस सॉन्ग का नाम वांगसियन रखा है। वीइंग वांगसियन नाम सुन के उसकी आंखें एकदम खुली रह गई थी और उसको इतना हैप्पी फील होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसको। और वो ना स्माइल करके कहता है, वांगजी क्या ये सॉन्ग तुमने सच में इसका वांगसियन नाम रखा है तुमने? रियल में? इसका मतलब ये हमारा सॉन्ग हुआ ना, सिर्फ हमारा?
वांग जी अपना सिर नोट करता है और हाँ में हिला देता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अगले दिन का, नेक्स्ट डे का। जियांग फैनमियांग और मैडम यू पूरे गुसू को घूम रहे होते हैं। तभी जेवूजुन कहते हैं कि जेवूजुन उन्हें सामने से आते हुए दिखाई देते हैं और जेवूजुन उनको बो डाउन करके कहते हैं, गुड मॉर्निंग मास्टर जियान एंड मैडम यू। मास्टर जियान जियांग फैनमियांग और मैडम यू के साथ उनका बेटा जियांग चेंग भी था और जियान यानली भी उनके साथ आई हुई थी, वो भी वहाँ पर थी और वो खुश थी इस बात से। वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि वांग जी वीइंग के साथ रह रहा है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद जेवूजुन उनको उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर लैन कुरैन ने उन बेंस को जो जगह देने की सोची थी कि यहाँ पर वो बेंस आकर रह सकते हैं। जेवूजुन उस जगह को दिखाते हुए कहते हैं, मास्टर जियान अंकल ने इस जगह को बेंस को देने का सोचा है। ये सारा आपको जितना भी दिख रहा है ना, यहाँ चोटी पर से ये नीचे का जितना भी बड़ा आपको ग्राउंड दिख रहा है, जितना भी बड़ा ये मैदान है, ये सारा का सारा मैदान अंकल उन बेंस को देना चाहते हैं। वो उन बेंस को यहाँ पर रखना चाहते हैं और मास्टर वे हमारे साथ गुसू में रहेंगे, क्लैन में, लैन क्लैन में रहेंगे वो हमारे साथ। यहाँ पर अभी तक जियांग चेंग और जेवूजुन ने किसी को भी ये नहीं बताया है कि वीइंग और वांग जी ने दोनों ने शादी कर ली है और उन दोनों का बेबी होने वाला है। ये बात अभी तक किसी को भी इन लोगों ने नहीं बताई है। इसके बाद हमें दोपहर का टाइम दिखाया जाता है। लैन कुरैन, जेवूजुन, जियांग चेंग, जियान यानली, जियांग फैनमियांग, मैडम यू ये सब बैठकर एक जगह अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं कि वैसे यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बात करना मना है खाने के टाइम पे, लेकिन इस टाइम हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जिन क्लैन ने, जियांग फैनमियांग कहते हैं कि जिन क्लैन ने क्या, उन्होंने बीच में ही बोल दिया था। लैन कुरैन कहते हैं कि आप पहले सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। इसके बाद लैन कुरैन बोलते हैं कि मैंने कुछ महीनों पहले जब जियांग चेंग, जेवूजुन यहाँ लौट कर आए थे, उस टाइम वीइंग से मिलने के बाद ये लोग वापस आए थे। उस टाइम हमने एक जिन क्लैन के जासूस को पकड़ा था और वो हमारे अभी क्लैन में ही है। हमने उसे बंदी बना कर रखा है और वो अपना वो रूटीन फॉलो करने को हमने उससे कहा है। अभी तक उसने एक भी मैसेज ऐसा नहीं लिखा है जिसमें उसने कोई मैसेज नहीं दिया है जिन क्लैन को कि वो पकड़ा गया है। मैं चाहता हूँ कि उसे हम वापस भेज देते हैं। क्या जियान फैनमियांग, क्या जिन गौनसा उसको किसी तरह से वापस बुला सकता है? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जिन गौनसा को उस पर विश्वास हो जाए और हम लोगों पर से उसका डाउट ख़त्म हो जाए और वो उसे वापस बुला ले। जियांग फैनमियांग और मैडम यू ये बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं। तब लैन कुरैन कहते हैं कि वो यहाँ पर जासूसी करने आया था, उसे जिन गौनसा ने हमारे क्लैन में वांग जी की जासूसी के लिए भेजा था। उसको ऐसा लगता है कि वांग जी और वीइंग एक हैं, वांग जी वीइंग का साथ दे रहा है, जिन गौनसा को ऐसा लगता है। इसलिए उसने एक पर्सन को यहाँ पर भेजा था जासूसी करने के लिए और हमने उस पर्सन को पकड़ लिया था, कैद करके रखा है हमने उस पर्सन को। वो पर्सन अभी हमारी कैद में है और वो यहाँ की डेली की रिपोर्ट भेजता था जिन गौनसा को और हमने उससे वैसा ही करवाया है। जिन गौनसा की जितनी भी चिट्ठियाँ आती हैं उसके पास हमने उन सब का रिप्लाई दिलवाया है उससे
और अभी तक उसने ये बात नहीं खोली है कि हमने उसे कैद करके रखा है, क्योंकि उसकी फैमिली जिन गोंसा के कब्जे में है। इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता है। अगर उसने ये बता दिया कि वो पकड़ा गया है तो उसकी मौत के साथ साथ उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसके मॉम डैड, उन सबको मार दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिन गोंसा उस पर विश्वास करे और उसकी फैमिली को भी छोड़ दे, क्योंकि मैं अभी कोई भी लड़ाई नहीं चाहता हूँ। अभी ये सिचुएशन लड़ाई के लायक नहीं है। वांग जी और वीइंग सफ़र कर रहे हैं, वो दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। उन दोनों को चोट लगी थी उस टाइम। तब जियान फैनमियांग और मैडम यू अपना सिर नोट करते हैं। तभी वहाँ पे जेवूजुन कहते हैं कि हमें इस बारे में एल्डर से भी बात करनी चाहिए, जो एल्डर हमारे साथ गए थे। तब लैन कुरैन एक डिसिपल को आवाज़ लगाते हैं और बुलाते हैं। वो डिसिपल तुरंत दौड़कर आता है, बो डाउन होकर लैन कुरैन से कहता है, मास्टर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब लैन कुरैन उससे उस एल्डर को बुलाने के लिए कहते हैं और वो डिसिपल उस एल्डर को बुला कर के लेकर आते हैं। जैसे ही वो एल्डर वहाँ आते हैं, वो वहाँ पर आके लैन कुरैन को बो डाउन करने लगते हैं। लेकिन लैन कुरैन कहता है कि आप मेरे सीनियर हैं, आपने अपनी पोस्ट छोड़ दी है, लेकिन मैं हमेशा आपका जूनियर ही रहूँगा। आपको मुझे बो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे पास यहाँ पर आकर बैठिए, हमें ज्वाइन कीजिए। तब वो एल्डर कहते हैं कि लैन कुरैन क्या कोई बात है। तब लैन कुरैन कहता है, प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कीजिए। इसके बाद वो एल्डर अपना सिर नोट करते हैं और उन लोगों के साथ लंच करने लगते हैं। तब लैन कुरैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये पता ना चले वांग जी वीइंग के पास था इतने टाइम से। उसको वहाँ रहते रहते 3 महीने हो चुके हैं, या फिर होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन उसको वहाँ रहते रहते 3 महीने होने वाले हैं, ऐसा लैन कुरैन कहते हैं। तब वो एल्डर कहते हैं, नहीं, वांग जी को वहाँ रहते हुए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, आपकी गिनती गलत हो गई है। इस बात पर मैडम यू, जेवूजुन, जियांग चेंग, जियान फैनमियांग और जियान यानली थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं। वो एकदम हंस के ना चुप हो जाते हैं, अपना सिर ना में हिला के वो चुप हो जाते हैं। तब लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, कोई भी बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये पता ना चले कि मास्टर वी यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ वो बेंस भी आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब काम इस तरीके से हो कि किसी को पता ना चले, कानो कान किसी को भी पता ना चले। और हमारे पास जो जिन क्लैन का भेजा हुआ, जिन गोंसा का भेजा हुआ जासूस है, मैं चाहता हूँ कि वो भी सुरक्षित रहे, उसको जिन गोंसा वापस बुला ले। ऐसा मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब वो एल्डर कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि हमें डिक्लेयर करना होगा, हमें वांग जी के बारे में, लैन वांग जी के बारे में डिक्लेयर करना होगा कि वो सेक्लूजन में है। उसकी सेक्लूजन में जाने की बात अगर पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल जाती है तो कोई भी यहाँ पर जासूसी करने नहीं आएगा। और उस टाइम हम वीइंग को, मास्टर वे को, वांग जी को और बाद बाकी जितनी भी बेंस हैं उन सभी को यहाँ पर ला सकते हैं। ऐसा कहकर वो एल्डर चुप हो जाते हैं। तब लैन कुरैन अपने सिर को नोट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब हमें सीन शिफ्ट होके वांग जी और वीइंग का दिखाया जाता है। वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके स्टमक में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेन में था, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा था। पेन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि आज वो बेबी को ना जन्म देने वाला है, उसको बर्थ देने वाला है बेबी को। इस वजह से उसको ना बहुत ज़्यादा ना पेन हो रहा था। वेनिंग, वांग जी सब वीइंग के पास थे।
लेकिन वीजिंग चिल्ला रहा था, वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था दर्द की वजह से। उसको ये दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, और ख़ास तौर पर ये बात कि उसकी जो गोल्डन कोर है वो उसको रिएक्ट कर रही थी। उसकी जो गोल्डन कोर वांग जी ने लगवाई थी, वांग जी ने अपने फिजिशियन लैन क्लैन के फिजिशियन से कह के उनकी मदद से उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवाई थी, वो वीजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इस वजह से वीजिंग को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि अब वो रिएक्ट कर रही थी। वो रिएक्ट ये कर रही थी कि उसके रिएक्ट करने से ना वीजिंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको बहुत हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी वीजिंग के सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, वीजिंग मैं यहीं पर हूँ। और एक हाथ से वांग जी ने वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वीजिंग ने वांग जी को पकड़ रखा था। और वो चिल्ला रहा था कि वांग जी मुझसे अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। वेंचिंग तुम क्या कर रही हो, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। वेंचिंग जो कि तैयारी कर रही थी ऑपरेशन की, ऑब्वियसली वीजिंग बर्थ देने वाला है तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए ही बेबी बॉर्न होंगे। वेंचिंग तैयारी कर रही थी, लेकिन वीजिंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। इसके बाद वेंचिंग वीजिंग को एक इंजेक्शन लगाती है, एक दवाई देती है पीने के लिए, और फिर उसको एक इंजेक्शन लगाती है वो, जिस दवाई को पीने के बाद वीजिंग सो गया था। वो लिटरली बेहोश हो गया था। वांग जी उसको बेहोश देख के वेंचिंग की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में कि ये क्या, तुमने क्यों उसे बेहोश किया है। तब वेंचिंग कहती है कि अगर वो जागा रहता तो उसको ज़्यादा दर्द होता। अब तुम उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना, वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी गोल्डन कोर रिएक्ट कर रही है इस समय, और बहुत बुरी तरह कर रही है। मुझे ऑपरेशन करना होगा, उसके बेबी बॉर्न होने वाले हैं। वांग जी ये सुन के ना शॉक्ड था कि बॉर्न होने वाली है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। इसके बाद वेंचिंग ऑपरेशन करना स्टार्ट करती है। वांग जी बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था वीजिंग के ऐसे ब्लड निकलते हुए, कट लगते हुए। इस वजह से वो अपनी आंखों को घुमा लेता है और वीजिंग के फेस की साइड ले जाता है, और वो वीजिंग के फेस को ही देखने लगता है। पूरे 2 घंटे के बाद वेंचिंग ने 2 बेबीज़ को बाहर निकाला वीजिंग के स्टमक में से, और वो बेबीज़ को ना क्लीन करने के लिए ग्रैनी वैन को दे देती है। ग्रैनी वैन के साथ वहाँ पर वेंचिंग की एक छोटी सी लिटिल सिस्टर भी थी, जो ज़्यादा छोटी तो नहीं थी लेकिन ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। वो 13-14 साल की थी, ओनली फॉर 13 या 14 ईयर ओल्ड थी वो एक बेबी ग्रैनी वैन के हाथ में देती है और दूसरे बेबी को अपनी उस सिस्टर के हाथ में देती है, और कहती है कि इसे क्लीन कर दीजिए आप, मैं स्टिचेस लगा देती हूँ वीजिंग को। वेंचिंग वीजिंग को स्टिचेस लगाती है, दवाई पिलाती है, इंजेक्शन लगाती है, और पूरे 4 घंटे बाद वो वांग जी से कहती है कि अब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना बंद कर सकते हो, उसे आराम की ज़रूरत है, उसे रेस्ट की, तो हमें चलना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा खुद पर खुद। वांग जी कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे यहीं रहना है। तभी वेंचिंग कहती है कि क्या तुम अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते हो। वांग जी खुश हो जाता, वो बहुत खुश था, वो देखना चाहता था अपने बच्चों को, लेकिन वो वीजिंग को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहता। इसलिए वो कहता है कि जब वीजिंग देखेगा तब मैं देखूँगा, मैं वीजिंग के साथ ही देखूँगा अपने बच्चों को, अभी नहीं। वांग जी वीजिंग से बहुत प्यार करता है, वो अपने बच्चों से भी प्यार करता है, लेकिन इस समय उसे पूरा विश्वास है कि ग्रैनी वेंचिंग उसके बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, उसके बच्चों को संभाल लेंगे। इसके बाद ग्रैनी वैन आती हैं, 1-1.5 घंटे बाद ग्रैनी वैन आई थी वांग जी के पास, और वो कहती हैं कि अब हमें वीजिंग को जगा देना चाहिए, उसके बच्चों को भूख लगी है, उन्हें फीड कराना होगा। वांग जी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड था कि वीजिंग कैसे फीड कराएगा।
तब ग्रैनी वैन कहती हैं कि मैंने देखा है, वो फीड करा सकता है। ओके गाइस, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि वीइंग ने जब बर्थ दिया अपने बेबीज़ को, तब उसकी चेस्ट जो थी वो 9th मंथ में ना थोड़ी फूल गई थी अपने आप। और जैसे ही उसने बर्थ दिया तो उसमें से खुद ब खुद थोड़ा सा दबाने पर ही मिल्क आ गया था, जैसे ग्रैनी वैन वांगजी को करके दिखाती हैं और वो कहते हैं कि अब हमें बच्चों को फीड कराना होगा, क्या तुम इसे उठाओगे या मैं उठाऊं, मैं जगा दूं। तब वांगजी कहता है कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करता हूं। वांगजी धीरे से वीइंग के सिर पर हाथ फिराता है और हाथ फिराते हुए कहता है वीइंग। वीइंग इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुन के वो अपनी आईज़ को ओपन करता है धीरे धीरे और देखता है वांगजी उसके पास में ही बैठा हुआ था और वो उसका नाम ले रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है वेंचिंग उन बच्चों को लेकर वहाँ आ जाती है। वीइंग जो कि अभी लिटरली बैठा ही था, वो वांगजी से पूछने ही वाला था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तभी वेंचिंग वहाँ पे उसके बेबीज़ को लेके आ गई थी। वो अपने बेबीज़ को देख के ना बहुत खुश हो जाता है और वो जैसे ही अपने बेबीज़ का फेस देखता है ना, उसके दोनों के दोनों बेबी बॉय थे और वो दोनों बेबी बॉय ना अपने फादर के ऊपर गए हुए हैं। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ गाइस। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगी। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।